वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग छठी क्लास पे पहुंच गए, उत्तर प्रदेश जीके की। बहुत ही जल्द ये क्लास खत्म भी हो जाएगी और आपका यूपी स्पेशल पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप उत्तर प्रदेश के बारे में जान जाएंगे। जो चीज़ें आपको नहीं पता थी वो भी आपको पता होंगी। इससे आपका ज्ञानवर्धन तो होगा ही और साथ में आपका एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी कुछ स्पेशलिटी तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियोस इससे पहले के नहीं देखे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। 5 लेक्चर हो चुके हैं, 6ठा लेक्चर है, ठीक है। तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी इसके नोट्स चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं न्यायालय व कारागार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। तो ये क्या बात आपको पता थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये अधिनियम 1861 के तहत आगरा में स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगरा में स्थापित हुआ था। उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन। आपको ये याद रखना है, सर वॉल्टर मॉर्गन, सर वॉल्टर मॉर्गन, ठीक है। 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था 1861 में, पर 1869 में इसको आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित करा गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया, ठीक है। और इलाहाबाद तो पता ही है प्रयागराज है, पर कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कब नाम बदला इलाहाबाद हाई कोर्ट का? 11 मार्च 1919 को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में बना था। उच्च भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत आगरा में इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। कब हुई थी आपको ये याद रखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बना कब था? 1866 में बना था। 1869 में इसको आगरा से लखनऊ इलाहाबाद शिफ्ट करा गया था, इलाहाबाद शिफ्ट करा गया था। फिर 1919 में इसका नाम बदल दिया गया था। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी? 160 है। जो यूपी का हाईकोर्ट है उसमें न्यायालय मतलब न्यायाधीश कितने जजों की संख्या है? 160 है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय जो है, आर्थिक अपराधों के लिए मतलब इकोनॉमिक जो ऑफेंसेज होते हैं वो लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, ठीक है। ये विशेष न्यायालय है यहाँ पे आर्थिक अपराधों के लिए, जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली। उत्तर प्रदेश में सीबीआई कोर्ट्स भी हैं 6, 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में। सीबीआई कोर्ट कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 6 हैं, 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय भी हैं। कहाँ कहाँ पे? लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में हुई थी। पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर करे गए थे। कब? 1951 को। इस अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। कब करा गया था आदेश? 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के कितने कार्यालय हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, ये क्या है? केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की 6 इकाइयाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय हैं। श्रम न्यायालय कितने हैं? लेबर कोर्ट जिसको बोलते हैं, 20 हैं। और 70 कारागार संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी संस्थाएं? कारागार की, जेल की 70 हैं। जिला कारागारों की संख्या कितनी? उत्तर प्रदेश में 61 हैं जिला कारागार। कितने? 61। उप कारागारों की संख्या 2 है, जैसे महोबा और देवबंद में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की बात करें, जो सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल नहीं सुना, सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, इस टाइप की, तो सेंट्रल जेल जो है बरेली में है। ये आपको याद रखना है। जो अगर बताऊँ कि आपको उत्तर प्रदेश में कितने जेल हैं? 61 हैं। सेंट्रल जेल कितनी है ये याद रखना। उत्तर प्रदेश में 5 सेंट्रल जेल हैं, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी, ये सेंट्रल जेल है, ठीक है। बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी। बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, ये आपकी सेंट्रल जेल है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में टोटल जेल है 61 है, 61, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार की संख्या 1 है, जो कि लखनऊ में 1849 में बनी थी, आदर्श कारागार। और नारी बंदी निकेतन लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किशोर सदन की बात करी जाए अगर, तो ये भी बरेली में है, जो अल्पवयस्क कारागार नहीं होते, जुवेनाइल जेल जो होती हैं, जो 18 साल से कम के बच्चों को रखते हैं। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में बना था 1844 में, ठीक है। कब बना था? 1844 में। और अभी कहाँ कहाँ है? बरेली है, आगरा हो गया आपका, ठीक है, और नैनी हो जाएगा आपका, और आपका कौन सा हो गया? वाराणसी हो गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयोगों का गठन। उत्तर प्रदेश का जो सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग, इसका गठन 2005 में होता। आरटीआई नहीं जो होती है, सूचना आयोग 2005 में होता। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन 2004 में हुआ था। महिला आयोग 2004, सूचना आयोग 2005। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013। और उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग, ये बना 12 जुलाई 2013 को। कब बना? 12 जुलाई 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये 1993 में हुआ था। भाई जब पिछड़ा वर्ग सेंट्रल में बना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यहाँ भी बन गया, ठीक है। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर से बता दूँ क्या क्या याद रखना है। सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ है। राज्य महिला आयोग का गठन जो है, राज्य की महिला आयोग का गठन ये 2004 में हुआ है, राज्य महिला आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 12 जुलाई 2013 को हुआ है। और राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 1993 में हुआ है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्सेज सेंटर लखनऊ में है। माइग्रेंट रिसोर्सेज सेंटर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है। 6 दिसंबर 1962 को उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया था। नागरिक सुरक्षा कोर का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1962 को। उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण 2005 में बना। भाई जब केंद्र में बना, भाई ये 2004 में सुनामी आई थी नहीं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो राज्य का भी आपदा मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी 2005 में बनी। केंद्र में जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, एनडीएमए, उसका अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन पीएम होता है। और ऐसे ही राज्य में उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं ये। चलिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की अगर बात करें, अधिनियम 1994 द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं के अध्ययन करके समय समय पर सरकार को परामर्श देने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था आपका 1993, माफ़ कीजिए 1994 में, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार या ह्यूमन राइट जो आयोग होता है उसका गठन 2002 में हुआ था। मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत जो मानवाधिकार अधिनियम है उसको मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। कब? 2002 में। और उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में बना। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, आपको इसको शॉर्ट्स में लिखने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में। ऐसे ही आपको यूपी जीके के नोट कहीं मिलेंगे नहीं, है ना। बहुत ही कंसाइज और बहुत ही समराइज है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। इसका फोकस सिर्फ यूपी पीसीएस रहता है। हमारा देखिए स्टडी फॉर सिंगल मोटो है, हम यूपी पीसीएस के लिए ही इतना देते हैं कि आप आराम से एसडीएम डीएसपी बन के बढ़िया प्रदेश में वोकल टाइप कर सकें। मेहनत करनी पड़ेगी बस आपको उसके लिए, ठीक है। चलिए, दूध विकास से संबंधित कुछ तक देते हैं। 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समाज इलाहाबाद की स्थापना न केवल राज्य में बल्कि देश में भी दूध व्यापार में सहकारी समितियों का पहला उदय था। 1938 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1938 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी 1938 में लखनऊ में पहली दूध संघ जो है लखनऊ दूध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना हुई। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1973 में 3 जिलों में, कौन कौन से? वाराणसी, मेरठ और बलिया। वाराणसी, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कहाँ शुरू करा गया था? वाराणसी, मेरठ, बलिया में। कहाँ, कब शुरू करा गया? 1973 में। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। डेयरी विकास विभाग
और दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में अलग अलग विभागों के रूप में हुई थी। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में हुई। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की 1962 में, ठीक है। ये याद रखना भैया। उत्तर प्रदेश में दूध नीति 2018 में आई थी, दुग्ध नीति उत्तर प्रदेश की 2018 में। और उत्तर प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने हेतु, गोपालन मतलब गाय वगैरह को, 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। यूपी गौ सेवा आयोग बना था 1999 में। कब बना था? 1999 में। और उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये तो आसान है, पता होगा आपको। उत्तर प्रदेश में देशी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है भैया। जो देसी गाय से सबसे ज़्यादा दूध निकालता है उसको नंद बाबा पुरस्कार मिलता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है 355 ग्राम प्रतिदिन है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अब ये डाटा नहीं आया है। 355 ग्राम प्रतिदिन है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, मतलब एक आदमी इतना दूध लेता है, 355 ग्राम प्रतिदिन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति पे आ जाते हैं। कृषि नीति उत्तर प्रदेश की 2013 में आई थी। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य में कृषि विकास की बहुआयामी क्षमता को प्राप्त करने के लिए कृषि नीति की शुरुआत की, ठीक है। तो अब जैसे मेन में पूछे कृषि नीति 2013 के बारे में बताइए, तो सबसे पहले आप ये लोग, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य में कृषि क्षेत्र में विकास हेतु बहुआयामी क्षेत्र, नहीं भी लिख पाओगे, ये लिखोगे कृषि क्षेत्र में विकास हेतु कृषि नीति की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी नीति का उद्देश्य कृषि अनुसंधान, विकास, विस्तार, इनपुट प्रबंधन, वितरण, कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। मतलब कहने का एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी तरह से प्राइवेटाइज जो सेक्टर होते हैं, प्राइवेटाइज लोग हैं, उनको इनकरेज करना था, चाहे वो फर्टिलाइज़र में हो और इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, ठीक है, हर तरह से। सिंपल सी चीज़। उद्देश्य क्या था, आपको ये उद्देश्य बताना होगा। कृषि क्षेत्र जो है 5.1% वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर हमारा प्राप्त करने का उद्देश्य है? 5.1%। कितना है ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश कृषि नीति के तहत यूपी कितने % की कृषि वृद्धि दर अचीव करना चाहता है? 5.1%। उपयुक्त इको फ्रेंडली खेती, इको फ्रेंडली खेती मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ज़्यादा हार्मफुल फर्टिलाइजर ना यूज़ हो। इको फ्रेंडली खेती प्रणाली विकसित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए जो मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि आय में सुधार करेगी, ठीक है। मतलब मृदा मिट्टी की तो क्वालिटी बढ़ाएगी और कृषि की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी, ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करा जाए। खाद्य और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में मुख्य क्षमता को बनाए रखते हुए उच्च मूल्य गतिविधियों के लिए कृषि विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब किसानों की आय भी बढ़ाई जाए। सिंपल से पॉइंट कि कृषि क्षेत्र में भैया 5.1% की वृद्धि हो, इको फ्रेंडली खेती हो, मृदा स्वास्थ्य और कृषि आय बढ़े, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो जाए, खाद्य और पोषण सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। बस सिंपल सी चीज़ है, इतना ही में आपका 120 वर्ड हो जाएगा, 8 नंबर हो जाएंगे। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण, क्या क्या, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण, विस्तार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सिंपल, बस इतना याद रखना आपको। अब इसके लाभार्थी कौन कौन है भैया? तो राज्य के सभी कृषि आधारित जितने उद्योग हैं, मृदा प्रबंधन इकाइयाँ जो हैं, मतलब सॉइल मैनेजमेंट जो करती हैं, मूल्य संवर्धन इकाइयाँ जो कृषि के मूल्य को संवर्धित करती हैं, खाद्य प्रसंस्करण जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये सब, बागवानी और फ्लोरिकल्चर, बागवानी फ्लोरिकल्चर इकाइयाँ, उद्यमी, बेरोजगार युवा और किसान इस नीति का लाभ प्राप्त करेंगे। अब देखो, अब सिंपल सी पूछ, किसको लाभ मिलेगा भैया? किसान को लाभ मिलेगा। एक सेकंड, किसान को मिल जाएगा, जो सॉइल मैनेजमेंट करता है उसको मिल जाएगा, और जो आपका खाद्य प्रसंस्करण डेयरी प्रोडक्ट वाले को मिलेगा, बागवानी को मिल जाएगा, फ्लोरिकल्चर वाले को मिल जाएगा, जो उद्यमी है जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह का उद्योग है उसका भी फ़ायदा होगा। कोल्ड स्टोरेज वाला भी उद्यमी तो कर रहा है कि भाई किसानों के प्रोडक्ट को अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेगा तो पैसा आएगा, है ना। बेरोजगार युवाओं को भी लाभ मिलेगा, भाई कृषि करने के लिए लेबर जो चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे। सिंपल सी चीज़, ठीक है। चलिए, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लाभ, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, बागवानी और फूलों की खेती के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, हैंडलिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों और कोल्ड चेन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। दूसरा, निर्यात उन्मुख कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की इकाइयों को मंडी कर से मुक्त किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली की दरें औद्योगिक वाणिज्यिक दरों के बजाय विशेष दरों पर होंगी। कोल्ड स्टोरेज के लिए जो बिजली की दरें हैं वो औद्योगिक और वाणिज्यिक दरों के बजाय किस पे होंगी? एक
विशेष दरों पर होंगी, मतलब इतनी महंगी नहीं होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चारा बैंकों की स्थापना की जाएगी। भैया फॉडर जो है, चारा है, वो अच्छे से मिल जाए तो एक चारा बैंक बनाया जाएगा। और किसानों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण भी देने की व्यवस्था करी जाएगी। कृषि फसल बीमा योजना शुरू होगी। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी जिले में उपज और मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शुरू करी जाएगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है, जहाँ पे सूखा पड़ता है। राज्य के पूर्वी हिस्से में बुंदेलखंड और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करी जाएगी। अब जहाँ पे भाई बहुत सूखा पड़ता है, बुंदेलखंड एरिया में, ईस्टर्न यूपी साइड में, सोनभद्र साइड में, यहाँ पे अच्छे बीजों का उपलब्धता कराई जाएगी। बीज बैंकों की स्थापना की लागत और नियमित बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इन शॉर्ट आप समझिए, बीज से रिलेटेड चीज़ें, फसल बीमा, कृषि बीमा, सिंचाई से रिलेटेड सामान, अच्छी फसल पे अच्छी बीज, ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। चलिए अब कृषि योजनाएं और कार्यक्रम उसके देखते हैं कुछ। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए थे और अधिनियम के तहत निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को आ गया था। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम को 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत प्रदान करी गई थी। जो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम है उसको कब स्वीकृति मिली थी? 1954 को। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 को ही हुआ था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम जो है 1954 में आया। बस इन शॉर्ट ये याद रखो यार, क्या दुनिया भर की आता है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1954 में आया, बस, ठीक। सीलिंग मतलब चकबंदी अधिनियम से सीलिंग समझते हो? जैसे मान लो जब देश आज़ाद हुआ तो आपको पता, वो ज़मींदार हैं, उनके पास पूरा एक गांव था, पूरा एक शहर था। भैया इक्वालिटी अगर करनी है तो अमीरों से लेकर गरीबों को देना पड़ेगा, या उसका राष्ट्रीयकरण करना है, इंडस्ट्री लगानी है, हाईवे निकालना है। तो सरकार ने सीलिंग कर दी कि एक आदमी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, है ना। उसी को लैंड सीलिंग बोला गया था। सीलिंग जो हुई उत्तर प्रदेश में, सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 से लागू हुई थी। और 2013 में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1 रखा, ये हमने ऊपर देख लिया। और उत्तर प्रदेश में 1 मई 2017 को राज्य, मंडल, जिला एवं तहसील स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करा गया। तो देखिए, जब से योगी सरकार आई थी तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठन कब हुआ? तो 2017 में, योगी सरकार आने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना मंडी समितियों की विभिन्न गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 1973 में राज्य स्तर पर की गई थी। तो बस इतना आपको याद रखना है। क्या राज्य जो कृषि उत्पादन मंडी परिषद है उसकी स्थापना कभी थी? 1973 में। उत्तर प्रदेश में 87 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये आपको याद रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में कितने? तो 87 हैं। उत्तर प्रदेश में विपणन प्रणाली के परिजन हेतु 251 विनियमित मंडियों और 371 उपमंडियों, ये ठीक है, आपको बस एक बार ऐसे रीड कर लो। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना, ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। किसान रथ योजना दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु। अब किसान रथ योजना क्या है? जो दूर के किसान हैं उनको हर तरह की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश किसान रथ योजना 2010-11 में शुरू हुई थी। और उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, जो कि कृषि संबंधित जानकारी के लिए, किसान मित्र क्या है? कृषि संबंधित जानकारी के लिए, ये 2001 में शुरू हुई। और किसान बही योजना 1992 में हुई लागू, 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1919 से 2000 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, कृषि से रिलेटेड आएगा तो ये ज़रूर आता है। क्या कि किसान रथ योजना 2010-11 में क्या है? दूर के किसानों को सब जानकारी देने के लिए। किसान मित्र क्या है? ये 2001 में आया था, कृषि संबंधी जानकारी के लिए। किसान बही योजना क्या है? उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू हुई थी ये। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 में लागू हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना, ये 1 नवंबर 2008 को शुरू हुई थी। आम आदमी बीमा योजना कब हुई थी? 1 नवंबर 2008 को। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991-92 में आया। और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति, ये 2017 से 22 में आई, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति। उत्तर प्रदेश आलू नीति 2014 में आई, आलू नीति 2014 में। और वहीं वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु 8 सूत्री रणनीति पर कार्यवाही की जा रही है। कितनी? 8 सूत्री रणनीति पर।
चलिए, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसान समृद्धि आयोग गठित किया गया और किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक कृषि कुंभ आयोजित करा गया। ये याद रखना यार, कृषि कुंभ इंपॉर्टेंट है। 2018 में हुआ था कृषि कुंभ। क्यों हुआ था? किसानों की आय को दोगुना करने हेतु। मतलब एक बात समझो, किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में चल रही नीतियों के बारे में उल्लेखन करें या वर्णन करें। किसानों के बारे में उत्तर प्रदेश क्या कर रही है ये बताएं। ये आपसे निबंध भी पूछ सकता है, तो आपको ये डाटा अगर आपके पास है तो बढ़िया बता सकते हो। क्या क्या ये यहाँ से शुरू करो। औद्योगिक कृषि नीति के बारे में बताया, उसके उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी कौन कौन है, कृषि योजनाएं, कार्यक्रम कौन कौन सी चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, तब जाके आपका बढ़िया ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? कृषक समृद्धि आयोग का गठन ये 2017 में हुआ था। कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक रूमी दरवाजे से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। ठीक है, रूमी दरवाजे में क्या करा है, जो यूपी का साइन है वो लगाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021-22 से उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021-22। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया था और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में आया था। क्या समझे? इंपॉर्टेंट है पंचायत राज अधिनियम और उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961। ठीक है। चलिए, अब ताप विद्युत गैर पारंपरिक ऊर्जा, इसके बारे में देखते हैं। तो आप सीधा ये लिस्टिंग पे आइए। ठीक है, ये लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है पूरी समरी की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत गृह। ठीक है, आंवला ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ है? बरेली में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में। टांडा ताप विद्युत परियोजना ये अम्बेडकर नगर में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अम्बेडकर नगर। राजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। राजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना। और वहीं ओबरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। सोनभद्र। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये अपना कानपुर में ही है। औरैया ताप विद्युत परियोजना ये औरैया में है, नाम से पता चल रहा है। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र। रिहंद ताप विद्युत परियोजना ये भी सोनभद्र में है। हरदुआ गंज ताप विद्युत गृह ये अलीगढ़ में, हरदुआगंज। अनपरा ताप विद्युत गृह ये सोनभद्र में, अनपरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र। मेजा ताप विद्युत गृह ये प्रयागराज में है, मेजा ताप विद्युत गृह प्रयागराज। और दादरी ताप विद्युत गृह गौतम बुद्ध नगर, दादरी ताप विद्युत गृह गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक बार फिर से देख लो। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, ऊंचाहार रायबरेली। टांडा ताप विद्युत परियोजना अम्बेडकर नगर, वहीं राजा ताप परियोजना शाहजहांपुर में है। परीक्षा ताप विद्युत गृह झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र में है। घाटमपुर ताप विद्युत गृह कानपुर में है। औरैया ताप विद्युत परियोजना औरैया में है। सिंगरौली सोनभद्र में है। रिहंद ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है। अनपरा आपका सोनभद्र में है। मेजा ताप विद्युत गृह प्रयागराज में है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अब आइए उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वानिकी से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु 1918 में उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान के अंतर्गत भारतीय वानिकी सेवा के तहत अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हुई और 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 1993 में वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के रूप में उच्चीकृत करा गया। तो वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश बना 1993 में और इसकी स्थापना हुई थी राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला के तौर पर 1970 में। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से 1989 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। और सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेस्टो बॉय ने 1968 में करा था। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किसने करा था? बेस्टो बॉय ने। बेस्टो बॉय। क्लीन यूपी ग्रीन यूपी योजना का संचालन राज्य में पौधरोपण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र में विस्तार के लिए जुलाई 2015 में संचालन किया जाए। तो क्लीन यूपी ग्रीन यूपी प्रोग्राम कब चला? 2015 से। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्य जीव प्रशिक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्य जीव प्रशिक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। एलन फॉरेस्ट जू को कानपुर जू भी कहा जाता है। जो एलन फॉरेस्ट जू है उसको क्या कहा जाता है? कानपुर जू। नाम याद रखना, कानपुर का चिड़ियाघर को एलन फॉरेस्ट जू भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र कानपुर में भी है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में। कानपुर जू का क्या नाम है? एलन फॉरेस्ट जू।
भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क ये कहाँ है? नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। जो नाइट सफारी पार्क है, प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र इटावा है। हाथियों के लिए पुनर्वास के रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र इटावा। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है। घड़ियाल कहाँ पे है? चंबल नदी क्षेत्र में। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में है। भालुओं के जो पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? मथुरा में। और उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है। घड़ियाल वगैरह चंबल नदी पे है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा में है, लखीमपुर खीरी, 1977 में बना था। और उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व जो है वो बाघ अभ्यारण्य, वो भी दुधवा है, जो कि टाइगर रिजर्व बना था 1987 में। दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ है जो कि बिजनौर में है, 2012 में बना था कार्बेट के बफर जंगल के रूप में। उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में है, जून में बना था ये पीलीभीत में। अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कुराव क्षेत्र काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरन के लिए क्या है? अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कुराव। कुकरैल जो है लखनऊ में, वो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 घोषित किया गया था जैव विविधता विरासती स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज सीट। किसको? कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र 2016 जैव विविधता विरासती स्थल कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है भैया? पौधे वौधे लगाना, सिंपल सी चीज़, 2011 में आया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1968 में दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर की गई थी, दुधवा की। बाद में 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नेशनल पार्क इसे कब बनाया गया? 1977 में। ये आपको डेट याद रखनी है कि दुधवा बना था 1968 में, पर इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया 1977 में, ठीक है। 1987-88 में इसे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जोड़कर दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो भैया बना कब? 1968 में, राष्ट्रीय उद्यान 1977 में, टाइगर रिजर्व बन गया 1987-88 में। यह भाबर तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिले में है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये आपको याद रखना है कि गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित करा गया था? 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करा गया था। लखनऊ के कुकरैल में 1975 में घड़ियाल संरक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना, ये ऊपर देख ली हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन हेतु महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में प्रदेश के प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यार ये मुझे लग रहा है इस बार जरूर आएगा, कारण है अयोध्या में भी, सॉरी फ़ोन गिरा, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में भी देखा जटायु की फ़ोटो लगी, ये पूछ सकता है आपसे यार, इस बार जटायु जी न्यूज़ में आ गए। तो प्रदेश के प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले, ठीक है, महाराजगंज जिले में। महाराजगंज जिला याद रखो खाली, बस महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण के लिए काम चल रहा है, मतलब प्रजनन के लिए, ठीक है, जटायु संरक्षण जो कि गिद्ध के लिए है महाराजगंज में। और महाराजगंज बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 का निर्माण राष्ट्रीय वन नीति 1998 के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुआ है। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम 1948 में आया था, निजी वन अधिनियम 1948। और उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई, ये ठीक है। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 1992 में हुई थी प्रयागराज में। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना प्रयागराज 1992। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 1998 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी और यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन यह योजना 1 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई थी। यह योजना स्थानीय समुदाय के विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूलों और निजी संगठनों की सहायता से शुरू की गई थी। सामाजिक वानिकी के प्रकार क्या क्या हैं ये बताइए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक वानिकी के प्रकार क्या क्या हैं। कृषि वानिकी यानी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, सामुदायिक वानिकी यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, नगरीय वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी में क्या क्या आ जाता है? कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, नगरीय वानिकी। कृषि, सामुदायिक, नगरीय, कृषि, सामुदायिक, नगरीय, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक उपवन है जैसे बेरिया समाया बहराइच में है, झली धाम ये गोंडा में, कहाँ है? गोंडा में। देवी पाटन ये बलरामपुर में है। परमहंस कुटी ये बहराइच में है। पृथ्वीनाथ ये गोंडा में, गोंडा। और शिवालय बाग बहराइच, शिवालय बाग बहराइच। तो आज के लिए इतना देखेंगे। देखिए काफ़ी चीज़ आपको जानने को मिल रही है।
ताप विद्युत केंद्र और वन संरक्षण के लिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। जो जो मैंने बताया आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना। टाइगर रिजर्व से लेकर गिद्ध संरक्षण तक सब बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये मैंने आपको समरी बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइंस जो मैंने अंडरलाइंस करी हैं इंपॉर्टेंट। कृषि से रिलेटेड चीज़ भाई ये आपके लिए मेंस प्लस प्री काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है आपकी कंटेंट को इन्हांस करने के लिए। बाकी दूध विकास से रिलेटेड चीज़ें देखी और हम लोगों ने कारागार आयोग वगैरह देखा, इलाहाबाद न्यायालय कारागार, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी इस लेक्चर में कवर हो गई हैं। तो 2 पेज तक में आपके नोट्स अच्छे इसके बन जाएंगे बुलेट पॉइंट में। अगर सिलेक्शन पाना ही है इसकी इस साल, चाहे जो हो जाए सिलेक्शन लेना है, भाड़ में जाए दुनियादारी लोगों के ताने, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे सिलेक्शन चाहिए बस। तो मुझे गायब होना है 6 महीने में पढ़ूंगा। इस साल मुझे सिलेक्शन आरओ में पीसीएस में अधिकारी बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो चुका है। तो आराम से पेजेस में नोट्स बनाइए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, टेस्ट लगाइए। कैसे नहीं होगा यार, सिलेक्शन छीन के रहो, ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट